हाय गाइस, वेलकम टू एमा कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, मेजर साइट्स और उनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सिटी सिविलाइजेशन थी। तो इस सिटी सिविलाइजेशन को अच्छे से प्लान किया गया था, उसके बाद बनाया गया था। स्ट्रीट की बात करें तो स्ट्रीट इस तरीके से प्लान की गई थी जिसमें से ड्रेनेज यानी कि जो वेस्ट वाटर निकलना था उसकी प्लानिंग और साथ ही साथ हाउसेस किस तरीके से बनने थे उसकी प्लानिंग स्ट्रीट के साथ ही कर ली गई थी। ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज को लूज ब्रिक्स से, लूज ब्रिक्स यानी कि कच्ची ईंटों से, इस तरीके की ईंटें जो कि ओपन हो जाए आसानी से, इस तरीके की ब्रिक्स से ढका जाता था, कवर किया जाता था ताकि आसानी से इनको रिमूव किया जा सके और फिर दोबारा से लगाया जा सके। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ऑलुवियल सॉइल की बनी होती थी और ये बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी। बेक्ड यानी कि पकी हुई ईंटें। जो ऐसी ईंटें जो कच्ची होती हैं वो कुछ टाइम पीरियड तक ही चल पाती हैं, लेकिन जो पकी हुई ईंटें होती हैं वो काफी लंबे समय तक चलती हैं। यही वजह है कि रेलवे लाइन बिछते वक्त हमें ब्रिक्स का रिच सोर्स मिला था, अच्छी कंडीशन में मिल गई थी। वॉल की बात करें तो वॉल के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज किया जाता था। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न वो पैटर्न होता है जिसमें ईंट को एक दूसरे के साथ लॉक कर दिया जाता है और इससे जो वॉल है या वॉल को जो डैमेज होना होता है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है, इजीली वो टूटती नहीं है। हाउसेस की बात करें तो हाउसेस को इस तरीके से बनाया जाता था कि वो केवल ग्राउंड फ्लोर ना हो करके साथ ही साथ 1 और 2 स्टोरी के भी हुआ करते थे। ठीक है, और हाउस में बाथिंग सिस्टम का भी ध्यान रखा जाता था कि एक सेपरेट बाथिंग सिस्टम बना हो और हाउस की जो ड्रेनेज है वो स्ट्रीट ड्रेनेज से और स्ट्रीट की जो ड्रेनेज है वो मेन ड्रेनेज से यानी कि जो सिटी के बाहर ड्रेनेज निकल रहा है उससे कनेक्टेड हो। तो इससे जो वेस्ट वाटर है वो कहीं भी रुकता नहीं था और सिटी से आराम से बाहर निकल जाता था। अब हम देखेंगे मेजर हड़प्पन साइट्स और उनकी इंपॉर्टेंस। देखिए, कई बार मैं हड़प्पन साइट्स या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलूंगी, कई बार मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलूंगी। ये मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कई नामों से पुकारा जाता है और उसके क्या रीजंस हैं। अब हड़प्पन साइट्स की बात करें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सिटाडेल एंड सेकेंड इज लोअर टाउन। तो इसी दौरान मिलने वाली जो सबसे पहली साइट थी वो हड़प्पा साइट थी और हड़प्पा साइट 1921 में मिली थी। 1921 के दौरान इसे जिसने डिस्कवर्ड किया था उनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। देखिए, राय बहादुर इनकी उपाधि थी और दयाराम साहनी इनका मेन नेम था। इसी दौरान यानी कि हड़प्पा जब मिली तो हड़प्पा भी 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक वेस्ट की साइड था और दूसरा ईस्ट की साइड था। अगर आप वेस्ट पार्ट की बात करें तो ये स्मॉलर पार्ट था और ऊंचा हायर पार्ट था, बट जो ईस्ट की साइड पर था ये लार्ज पार्ट था, काफी बड़ा पार्ट था, बट ये लोअर था। तो जो ऊंचा पार्ट था उसे हम सिटाडेल बोलते थे और जो नीचा पार्ट था इसको हम लोअर टाउन बोलते थे। इसी के साथ हड़प्पा जो एरिया था उसकी अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो वो ग्रिड प्लानिंग को फॉलो करता था। अब ग्रिड प्लानिंग क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि घरों का एक जाल सा बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो ध्यान रखते थे कि ऑल लेन्स एंड रोड्स वर स्ट्रेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जितनी भी रोड्स या स्ट्रीट्स हुआ करती थी वो नॉर्थ टू साउथ हो या फिर ईस्ट टू वेस्ट हो। तो इस तरीके से ग्रिड प्लानिंग की जाती थी। इसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 ग्रेनरीज भी मिली हैं। अब 6 ग्रेनरीज यानी कि आप अनाज को स्टोर करने के लिए जो स्टोर हाउस होते हैं जिसे हिंदी में भंडारण भी कहते हैं, तो वो भंडार स्टोर मिलते थे। तो वो हमें हड़प्पा के दौरान यानी कि हड़प्पा की जब खुदाई हुई उसके दौरान हमें मिले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदारो।
मोहनजोदारो का लिटरली मीनिंग होता है माउंड ऑफ डेथ, जिसे हिंदी में मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में इसका सीधे सीधे मीनिंग ही पूछ लिया जाता है। मोहनजोदारो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखनदास बनर्जी ने की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जितनी भी साइट्स मिली, उन सभी साइट्स में मोहनजोदारो सबसे बड़ी साइट थी। यहाँ पर मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ वो प्लेस थे जिनको नहाने के पर्पस के लिए यूज किया जाता था, और ये सबसे काफी बड़े हुआ करते थे। साथ ही साथ इसमें एक साथ काफी सारे लोग के नहाने की व्यवस्था भी होती थी। ग्रेट बाथ को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज किया जाता था, और ब्रिक्स को प्लास्टर की हेल्प से पेस्ट किया जाता था। साथ ही साथ ग्रेट बाथ में वाटर टाइट बनाए जाते थे, यानी कि पानी को रोकने की भी व्यवस्था की जाती थी, और इन वाटर टाइट को नेचुरल टार की हेल्प से बनाया जाता था। जैसे तारकोल होता है ना, इसी तरीके से नेचुरल टार की हेल्प की लेयर की हेल्प से वाटर टाइट को बनाया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन ग्रेट बाथ का यूज रिचुअल्स के लिए या ओकेशन पर्पसेस के लिए किया जाता होगा, यानी कि उस दौरान कोई रिचुअल्स होता होगा तो उसमें जो नहाने का प्रोसीजर होता होगा उसके लिए ग्रेट बाथ का यूज किया जाता होगा। इन ग्रेट बाथ के साइड में, यानी कि इसके अराउंड चारों तरफ इस तरीके के रूम बने हुए थे जहां पर कपड़ों के चेंजिंग की व्यवस्था भी थी। इसके अलावा मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रैंडरी मिली हैं, यानी कि विशाल भंडार गृह भी मिले हैं जहां पर अनाजों को स्टोर करने की व्यवस्था थी। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेटाइट के बने हुए दाढ़ी वाला मैन का स्टैच्यू मिला है। स्टेटाइट को हम सोप स्टोन भी बोलते हैं, तो वो मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रोंज की डांसिंग गर्ल के स्टैच्यू मिले हैं। देखिए, इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड, जब मोहनजोदारो के टाइम पीरियड के लोगों को सोप स्टोन और साथ ही साथ ब्रॉन्ज दोनों का ही यूज पता था। आप इस तरीके की पिक्चर से आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्रेट बाथ थे उसमें नहाने का यूज किस तरीके से किया जाता था। बीच में पानी भरा होता था, ठीक है, दोनों तरफ स्टेयर्स हुआ करती थी, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि जो बियर्ड वाला स्टैचू है वो किस तरीके का होता था, और जो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की स्टैचूज है वो कैसी होती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है चौहनदारो। चौहनदारो एक ऐसी साइट है जहां पर सिटीजन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर हायर टाउन या लोअर टाउन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा टाउन सिर्फ एक ही तरीके से बना हुआ था, यानी कि किसी भी पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था। चौहनदारो पर मिलने वाले जो ब्लॉक कार्ड्स थे वो टेराकोटा मॉडल के बने हुए थे, यानी कि पक्की मिट्टी के बने हुए थे, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे टॉयज देखे गए हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। इसके अलावा चौहनदारो में एक स्मॉल पॉट भी मिला है। ये पॉट माना जाता है कि पॉसिबली इंक पॉट के लिए यूज किया जाता होगा, यानी कि पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। इसके अलावा चौहनदारो और मोहनजोदारो दोनों ही प्रेजेंटली पाकिस्तान में हैं, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ये तीनों पाकिस्तान एरियाज में पड़ते हैं। कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा राजस्थान का एरिया है, यानी कि ये राजस्थान के अंडर पड़ता है, और कालीबंगा में ही सबसे पहले खेती के ऐसे प्रूफ मिले हैं जिससे ये पता चला है कि यहाँ पे फील्ड को प्लो किया जाता था, यानी कि यहाँ पे हल चलाए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कैमल के बोन्स मिले हैं, हड्डियां मिली हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये ऊंट को पालते होंगे, तो अगर ऊंट मर जाते हैं उस टाइम पीरियड के दौरान तो फिर ये उन्हें दबा देते होंगे, दफना देते होंगे, क्योंकि जनरली इंसान उन्हीं जानवरों को दबाता है जिन जानवरों का वो यूज अपने लाइफ में करता रहता है। कालीबंगा के अंदर 7 फायर अल्टार्स मिले हैं। अब 7 फायर अल्टार्स क्या होते हैं? पूजा के लिए हम वेदी हवन का यूज करते हैं ना, जो वेदी बनी होती है उसका यूज किया जाता है, तो वही फायर अल्टार्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर 7 मिले हैं। जितने भी हाउसेस मिले हैं ज्यादातर सभी हाउस में वेल मिले हैं, यानी कि कुएं जो थे वो घरों के अंदर ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता था घरों को, कि कुओं को घर के अंदर ही बनाया जाता था ताकि किसी भी घर में पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है लोथल। लोथल एक ऐसा प्लेस है जो गुजरात एरिया में पड़ता है, यानी कि ये इंडिया के अंडर ही आता है। लोथल एक ट्रेड सेंटर होता था उस टाइम पीरियड पर, ये एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था। यहाँ से कीमती जेम्स और ऑर्नामेंट्स का ट्रेड लगातार चलता रहता था।
लोथल के अंदर जो बने हुए हाउसेस थे, उन हाउसेस को स्ट्रीट के साथ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता था कि हाउसेस का जो एंट्री डोर होता था वो मेन स्ट्रीट में ओपन होता था। लोथल में डॉकयार्ड्स भी मिले हैं। डॉकयार्ड्स वो प्लेस होते हैं जहां से शिप्स के थ्रू सामान को उतारा और चढ़ाया जाता था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता था तो शिप्स के थ्रू भेजा जाता था। तो जिस प्लेस से भेजा जाता था वो प्लेस डॉकयार्ड कहलाते हैं, हिंदी में इनको बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज भी देखने को मिली हैं जो बीड मेकिंग का काम करती थी। नेक्स्ट प्लेस है सूरकोटदा। सूरकोटदा अकेला एक ऐसा प्लेस है जहां से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कहीं भी ऐसा नहीं पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो घोड़े का प्रयोग करते थे या घोड़े को जानते थे। बट ये एक एक्सेप्शनल प्लेस है, सिर्फ एक यही ऐसा प्लेस है सूरकोटदा जहां से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। साथ ही साथ सूरकोटदा में जो ग्रेव्स थी, यानी कि जो कब्र बनाई गई थी, वो कब्र ओवल शेप में थी, यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ना हो करके ये ओवल शेप्स में थी। टाइम है हमारे आज के क्वेश्चन का। मोहनजोदारो इज फेमस फॉर। मोहनजोदारो फेमस है किस चीज के लिए? ऐश माउंट्स के लिए, फायर अल्टार्स के लिए, ग्रेट बाथ के लिए, या नन ऑफ दीज। साथ ही साथ हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कामाक्षी अरोड़ा और नैतिक अरोड़ा को, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया था, और आंसर था दयाराम साहनी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।